चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कई दिनों से मेरा दिल घबरा रहा था और उस दिन मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। वह 1 साल का हो गया था। इस बारे में मैंने अपनी ननद से कहा तो उन्होंने कहा तुम अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम सोचती हो तभी तुम्हें घबराहट होती है और वह तुम्हारा बीता हुआ कल था। अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ननद की यह बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हुई। एक दिन मैंने अपने पति के साथ बाजार गई। इतने दिन से बाजार जाना चाहती थी, वक्त ही नहीं मिलता था। आज इतवार का दिन था, मेरे पति घर पर थे। फिर हम लोग बाजार आ गए। मैं अभी कुछ चीज देख ही रही थी, मुझे किसी ने पीछे से एक आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा तो अचानक एक भिखारी आया। उस पहले भीख मांगता, उसको दुआएं देना शुरू करता। मैंने अपना पर्स खोलकर उसमें 100 का नोट निकालकर उसे थमा दिया। अभी का जो भिखारी पैसे देकर पलटने ही लगी, उसने अचानक से मेरा पल्लू पकड़कर बोला, तुम वही हो ना। यह सुनकर मैं सुन्न रह गई। मेरे पाँव पकड़कर बोला, दीदी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दीजिए। यह कहकर वह खुद थप्पड़ मारने लगा। यह देखकर मैं डर गई। मैंने अपने पति से जल्दी से पति का हाथ खींचा और बोली, विनय घर चलो। उन्होंने समझाने की कोशिश की, कहा तुम बाजार आई हो, अपनी शॉपिंग करके ही जाना। लेकिन मैं नहीं मानी, बहुत घबरा गई थी। मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी, ना ही तसल्ली से शॉपिंग कर सकती थी। इसीलिए उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बैग वगैरह शॉपिंग कर क्या घर वापस आ गई। अगले दिन मैं उस पागल भिखारी के बारे में सोच रही थी कि नौकरानी ने आकर बताया, दीदी आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझे कौन मिलना चाहता होगा, चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़कर जो ही बाहर निकली तो यह देखकर दंग रह गई कि वह भिखारी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उस वक्त गेट बंद किया और मैं जल्दी से भागी तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी, सोचकर परेशान हो गई। अंदर जाकर मैं सोचने लगी, भिखारी मेरे घर तक कैसे पहुंचा, यह क्यों मेरा पीछा कर रहा है। वह बहु सोचा, मगर कोई सुराग मेरे हाथ नहीं आया। विनय घर पर आया तो मैं उस भिखारी के बारे में कोई बात नहीं की। वह थके हुए थे, मगर अब वह रोज मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता था। कभी दरवाजा खटखटाता और कहता, भिखारी की बात सुन लो, मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात तो सुनना दूर की बात थी। मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती थी। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। अचानक से आधी रात को आँख खुल जाती थी। डर से सोने की कोशिश सारी रात बीत जाती थी। नींद पूरी न होने की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। मैं सोच रही थी कि यह भिखारी आखिर क्या बात करना चाहता है, तो मैं उसको जानती तक नहीं। उस दिन पहली बार जब बाजार में ही देखा था उसको, एक दिन मैं तंग आकर खुद ही अपनी पति को सारी बात बता दिया। बिना आपको वह भिखारी याद है ना। मेरे पति ने कहा, कौन सा भिखारी। मैंने कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिला था। अजीब सा पागल सा पति ने कहा, अच्छा वही जिसको तुमने देख कर डर के मारे शॉपिंग नहीं की और घर वापस आ गई। उन्होंने याद करते हुए और हंसते हुए कहा, तब तुम उसी से डर में जी रही हो। अब तो उस बात को काफी दिन हो गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि वह भिखारी रोज हमारे घर के चक्कर लगाता है और कई बार कहा है मुझसे कोई बात करना चाहता है। मैं बहुत हैरान हुई। अजीब सी बात है, आखिर वह एक दिन मेरे उसकी मौजूदगी में भिखारी को अंदर बुलाया और फिर जो अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र अचानक कपड़ों पर छुपे हुए उसके हाथ पर पड़ी, जिसमें वह चीज बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई। आप सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं एक सीधी सादी लड़की थी, मुझे किसी काम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपनी मौज में रहा करती थी। कॉलेज से सीधा घर खाना खाकर सो जाती थी। रात के समय खाने के वक्त मम्मी का हाथ बटाती थी। हम दो ही बहनें थे, मैं छोटी थी। मेरी बड़ी बहन की सगाई हो चुकी थी, 1-2 साल में उसकी शादी होनी थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर मम्मी पापा का शौक था मुझे पढ़ाने लिखाने का, इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत करके मैं पास हो जाया करती थी। इसी दिन बीतते गए। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से घर वापस आ रही थी। मैंने देखा कि एक लड़का मुझे देख रहा था। अगले दिन वह लड़का रास्ते में भी खड़ा नजर आया। मैंने देखा वह लड़का मेरी तरफ ही मुस्कुरा रहा है। वह लड़का रोज वहाँ खड़ा नजर आता था। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। वह कहता तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी सहेली मेरे साथ होती थी। एक दिन मेरे क्लास में स्पीच चल रहा था और
मैं उसको छोड़कर जल्दी ही निकल आई। मुझे बुखार की महसूस हो रही थी। घर दूर नहीं था तो मैं पैदल ही चली जाती थी और वह लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर पर खड़ा मुझे नज़र आया था। मैं चलती गई। उसने मुझे अकेले देखते ही मुझे रुकने को कहा तो मैं रुक गई। मेरा दिल धक-धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा। वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगा, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ संध्या। उसका यह शब्द सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई। मेरा नाम तो संध्या है, ये भी जानता है? मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दो। यह सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख ना ले। मैं चलने लगी और मैं मुझे देखते ही रह गया था, लेकिन मैं भागते हुए घर पर आ गई और पहुंचकर दवाई खाई और सो गई। रात को तबीयत कुछ अच्छी हुई तो उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम रिंकू बताया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़का मुझसे इतनी दिलचस्पी ले रहा था। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज ही वह रास्ते में मुस्कुराकर इशारे से राधे राधे भी किया करता था। मुझे शर्म आ जाती थी। कुछ दिन बाद वह मुझे चिट्ठी देने लगा और मैं घर पर जाकर उसकी चिट्ठी पढ़ती थी और उस चिट्ठी में उसका जवाब चिट्ठी में लिखकर देने लगी थी। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। हम रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और बातचीत से चिट्ठी से होती थी। पर एक दिन चिट्ठी में लिखा कि आखिर हम कब तक चिट्ठी लिखते रहेंगे। आप मिलो मुझसे, हम दोनों कहीं मिलना चाहते हैं। मैंने उसको जवाब में लिखा, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर यह हो नहीं सकता, हम सब पकड़े जाएंगे। उसने चिट्ठी में लिखा कि तुम कॉलेज आना, मैं वहाँ से तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं तुम्हें छुट्टी के टाइम कॉलेज छोड़ दूँगा। तो मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो वह कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर-उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। मुझे यह पार्क में लेकर गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे भी उसने किए और बहुत कस्में खाई। वह कहा कि मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसकी मोहब्बत को देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा। मैं बहुत खुश थी। उस दिन घर जाकर बार-बार मुस्कुराते हुए जा रही थी। उससे बात किए बिना नहीं रह पाती थी। मुझे हर तरह जगह नज़र आ रहा था। घर में किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर अक्सर हम दोनों मिलने लगे थे, पहले पार्क में फिर होटल में, और एक दिन मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले आया। मैं घबराकर बोली, रिंकू तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह बोला, अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे अंदर ले गया। वहाँ छोटा सा एक कमरा था जहाँ मुझे लाया गया। मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, जल्द ही अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। और फिर मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना आपा गवा चुकी थी और अपनी इज्जत भी गवा चुकी थी, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में मजबूर हो गई थी। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसके बाद मैं घर जाकर बहुत रोई और सोचने लगी, मैंने यह क्या कर दिया? किसी के बारे में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अगले दिन रिंकू ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे पूरे बदन में दर्द रहने लगे था। मेरा जिस्म बेजान हो गया था। एक दिन कॉलेज में मुझे चक्कर आ गया तो मेरी दोस्त मुझे एक क्लिनिक में ज़बरदस्ती ले गई, जहाँ मेरा चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई। अपनी सहेली की तरफ देखने लगी। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर मैडम यह तो कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, तो यह बच्चा किसका है? बच्चा मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। यह सुनकर मेरा सर घूम रहा था। डॉक्टर क्या कह रही हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी हालत देखकर और मुझसे कुछ नहीं पूछा, तसल्ली देते हुए बोली कि किसी
किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर मैं अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोई। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? कैसे अपना मुंह दुनिया को दिखाऊंगी? घर वालों से क्या कहूंगी? इसी वजह से मेरी तबीयत इतने दिनों से खराब थी। मेरा सर फटा जा रहा था। सोच सोच कर अगले दिन रिंकू से मिली तो उसको सारी बातें बताई, जिसका वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें अपने घर वालों को बताऊंगा और बात करूंगा। तुम अपने घर वालों से बात करो, नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। फिर मुझे सपने दिखाने लगा। अगले दिन मैंने अपनी सहेली को कॉलेज में सब कुछ बता दिया। मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छुप छुप कर मिलने लगे थे। यह बच्चा उसी का है। आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस तुम उस लड़के से कह दो कि जल्दी से जल्दी वह तुमसे शादी कर ले, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने और बीत गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि उसने अपने घर वालों से बात की है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। वह लोग मम्मी के लिए रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। मम्मी यह सुनकर बहुत गुस्सा हुई कि तुम अब खुद का लड़का पसंद करोगी। यह परवरिश की है मैंने तुम लोगों की। खबरदार जो भी वहां से कोई आया, मैं मना कर दूंगी। अभी तुम्हें आगे पढ़ाना है, शादी के चक्कर में नहीं बताना। हम देखभाल के अच्छा रिश्ता ढूंढ कर तुम्हारी शादी करेंगे। फिर से बोलने के लिए मैंने अपना मुंह खोला ही कि मम्मी ने कहा, बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? मैं दूसरे दिन रिंकू को बताया। वह सोचते हुए बोला, यह भागने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं तो मैं इंतजार कर लेता, लेकिन ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही एक रास्ता है इस समस्या का। तुम ऐसा करो, आज रात को अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उसकी बात नहीं मानती तो क्या करती? बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल गई। बाहर गली के नुक्कड़ पर रिंकू बाइक लेकर खड़ा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल गई। जहाँ बहुत दूर पर बाइक उसने एक बंगले के पास रोका और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा, यह किसका घर है? वह उसके दोस्तों का घर है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ बहुत सारी लड़कियां थीं और मर्द भी थे। वहाँ से होते हुए ड्राइंग रूम में जैसे कमरे में मुझे लाया गया। एक वहाँ बड़ी चांद सी औरत बैठी थी, पान चढ़ा रही थी और बोली, ले आए लड़की रिंकू। मुझे देखते ही वह बोला, लड़की अच्छी है, मेरे पैसे मुझे दो, देर हो रही है। मैं जो परेशान खड़ी थी, कभी औरत को देखती कभी रिंकू को देखती। यह देख रही थी औरत से पैसे वसूल कर रहा था। रिंकू पर चिल्लाई, यह सब क्या है? तुम उस औरत से किस चीज के पैसे मांग रहे हो? रिंकू पैसे लेकर बिना बताए वहां से चला गया और मैं आगे बढ़ी। मुझे एक आदमी ने पकड़ लिया और वह औरत बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। बोली, मैं तुम्हारा सौदा करके चला गया हूँ। अब तुम मेरे कोठे पर रहना, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही तुम करोगी। तुम मेरे कोठे पर काम करोगी। मैं चिल्लाने लगी, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं रुकूंगी। उन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीखते चीखते मेरी हालत खराब हो गई। रिंकू ने मुझे धोखा दिया, यह कोठे पर बेच गया। और वह औरत बता रही थी, पहले भी दो लड़कियों को बेच चुका है, साथ में धोखा हुआ था। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा और भगवान के वास्ते मुझे उन लोगों को ऐसी चीख पुकार की आदत थी। मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैं चुप हो गई और उस औरत का खास आदमी, जिसका नाम नासिर था, वह मेरे लिए खाना लेकर आता, रोज समझाता, जिद ना करो, बात मान लो। और वहाँ की ताराबाई ने मुझे मारा भी था। आज वह खाना लाया तो मैं चुपचाप खाना खा लिया। उससे कहा कि तुम मुझे बाहर जाने दो, मेरा दम घुट रहा है। तुम लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी। यह सुनकर वह खुश हुआ और मुझे खाने के बाद बाहर ले आया। ताराबाई मुझे देखकर खुश हुई और एक लड़की जिसका नाम लैला था, उसे बुलाकर कहा, लैला, संध्या को सब कुछ सिखा दो, उसका हुलिया ठीक कर दो, खाने पीने का ख्याल रखो। यह प्रेग्नेंट है। लैला बहुत अच्छी लड़की थी। मेरा कुछ दिनों में उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं भी इसी हालत का शिकार हुई थी। यहाँ तक पहुंची, मैंने अपना सारा किस्सा उसे सुनाया और कहा, तुम
यहाँ किसी तरह भाग जाऊं। मैंने उससे कहा, यह मुमकिन है। मेरी आंखों में चमक आ गई। उसने मुझसे वादा किया कि वह मुझे अपनी तरह बाजार की दावत नहीं बनने देगी। मौका देखकर वह मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, मगर नासिर के होते हुए यह कैसे मुमकिन था? वह लड़कियों पर कड़ी नजर रखता था। एक दिन वहाँ नई लड़की आई और नासिर का सारा ध्यान उस लड़की की तरफ था। लैला ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली और नासिर के कमरे में जाकर उसके पानी में नशे की दवाई मिला दी। यह देख संध्या, आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है। लैला बोली, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं घबरा कर बोली। लैला ने कहा, दुनिया बहुत बड़ी है संध्या, बस हिम्मत करनी होगी तुम्हें। कहीं भी सहारा मिल जाएगा। इस जगह से तो अच्छी जगह मिल जाएगी तुम्हें। लैला बोली। मैं सिर हिलाकर उसकी बात पर ध्यान दिया। यहाँ रात को निकलना नामुमकिन था, इसीलिए लैला ने सवेरे मुझे निकलने का प्लान बनाया। सुबह से सब सो रहे थे। मैं अपना सामान उठाया, तभी दबे पैरों से लैला के साथ गेट तक इधर उधर देखते हुए लैला ने ताला खोला और मुझे गले लगाकर कहा, बाहर निकलो और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लैला, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। यह कहकर मैं वहां से निकली और ताला लगा दिया। लैला ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। मैं ऑटो पर बैठ गई और उसी डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई और वहाँ डॉक्टर भी आ चुकी थी। मुझे देखकर उसने पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चा नुकसान करवाने आई हूँ। मेरा सारा किस्सा सुनकर वह बोली, यह तो बहुत बड़ा पाप है, मैं यह नहीं करूँगी। वह डॉक्टर मुझे अपने घर ले गई। वहाँ बहुत अच्छी औरत थी। वहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मेरी शादी अपने छोटे भाई विनय के साथ में करवा दी। वहाँ सब कुछ जानते हुए भी कहा कि विनय से आपने बीते हुए कल के बारे में कुछ मत कहना, मैं यह सब देख लूँगी। और मैं बहुत खुश थी। विनय को बहुत कुछ नहीं बताया, यह तक कि नहीं बताया कि यह बच्चा उसका है या नहीं। बच्चा 7वें महीने में पैदा हो गया। उसके मुताबिक वह बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझे बहुत प्यार से रखा था। मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका है। जब उसे दिन मेरा सोचा कि उस भिखारी को विनय के सामने बुलवा लूं, क्या बात करना चाहता है। आखिर मुझे गेट के खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर आया तो मेरी नज़र उसके कपड़ों में छुपे हाथ पर पड़ी, जिसमें वह घुंघरू की पट्टी बंधी हुई थी जो नासिर के हाथ में थी। मेरा दिल बंद सा होने लगा था। विनय ने उसे पूछा, क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो? क्या कहना चाहते हो? वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए, मुझे पसीने आ रहे थे। वह मेरे बारे में बताने वाला था। विनय ने कहा, कैसी मदद? विनय ने उस भिखारी से पूछा तो वह बोला, वह बहुत गरीब है, सब मुझे किसी काम पर रख लो। विनय कुछ पैसे देकर उसे चलता किया। यह कहकर, वह काम हुआ तो रख लूंगा। अगले दिन वह फिर आया। मैंने उसे गेट खोलकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं कोठा छोड़ चुका हूँ, उसे पैसे चाहिए। और मैंने पैसे दिए। हर बार वह आकर मुझसे पैसे मांगता था। मैं उसे बहुत बार पैसे दे चुकी थी। यह सोच लिया था कि अब मैं उसको पैसे नहीं दूंगी। यह धमकियां दे रहा था, लेकिन अब मैं डर से काम मैं जीती रहूंगी। अगले दिन सुबह वह फिर आ गया। मुझे बताया कि विनय को बता चुका हूँ। अब तुम क्या करोगी? वह यह कहकर हंसने लगा और इस वक्त वहां पर विनय पुलिस लेकर पहुंच गया और पुलिस ने नासिर को गिरफ्तार कर लिया। विनय मेरे साथ और मैं अपने सिर को झुकाकर कुर्सी पे बैठ गई थी। वह मेरी तरफ देख रहे थे। बोली, संध्या, यह सब मैं पहले दिन से ही जानता था। यह सुनकर मैं अपना सर उठाया तो वह बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम एक अच्छी लड़की थी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सजा क्यों देता? तुम उसे वक्त नादान थी। तुम्हें पूरा हक था, तुम अपनी जिंदगी जियो। मुझे बीते हुए कल से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपनी अच्छी पत्नी साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। बस इतना याद रखना, तुम हमेशा मेरा साथ देना। मैं उसकी ऐसी मोहब्बत देखकर फिदा हो गई थी। उनका एहसान, उनकी मोहब्बत सब मेरे भगवान की कृपा थी। मुझे याद नहीं आ रहा जितना धन्यवाद करूं। मैं सुकून भरी सांस लेकर विनय की तरफ देखा
और सोच से अच्छे बलवान लोग आज भी इस दुनिया में हैं। जैसे मेरे पति की बहन और मेरे पति खुद ऐसे बलवान लोग हैं। हर किसी को नहीं मिलते, मगर मेरी खुशनसीबी थी और जमाने भर की ठोकरें खाने से बच गई। मगर मैं उन सारी लड़कियों से कहना चाहूँगी जो जवानी में ऐसी गलती ना करें, आपके माँ बाप का सर झुका दें और खुद भी सारी उम्र पछताने के लिए रह जाएं। इसके बाद अपने माँ बाप से तो मैं कभी नहीं मिली, ना जाने किस हाल में होंगे, मेरे लिए क्या कुछ सोच रहे होंगे। मैं तो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान उनको सब्र देते ना, मुझको मुझ जैसी घटिया बेटी मिली, न जाने किस हाल में होंगे, मेरे लिए क्या कुछ सोच रहे होंगे। मैं तो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान उनको सब्र दे, उनको मुझ जैसी घटिया बेटी मिली। इस कहानी से मेरे साथ जो कुछ हुआ, मेरे आप क्या कहना चाहोगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ ताकि आजकल की सभी लड़कियों को पता रहे उन्हें क्या करना चाहिए। जैसी गलती वह लोग कभी ना दोहराए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में बताना कहानी कैसी मिली। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। थैंक यू।